नमस्कार दोस्तों, 30 दिनों का स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आज हमारा पहला दिन है। ये कंप्लीट कोर्स आपको YouTube पर हमारे इसी चैनल यानी इंग्लिश लवर्स पर मिलने वाला है। आप सभी पहले दिन से ही मेरे साथ जुड़े रहें। जो भी पीडीएफ हैं हमारे इस कोर्स की वीडियोस की कंप्लीट पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर। तो शुरू करते हैं आज ये पहला दिन। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ एक बात को समझें, पहला या दूसरा दिन देखने से आप पूरी इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। आप सभी को मेरे साथ पूरे 30 दिनों तक प्रैक्टिस करनी होगी और ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, वादा करता हूं आप सभी से कि अगर आप 30 दिन मेरे साथ इस पूरे कोर्स की सभी वीडियोस को देखते हैं तो आप सभी के लिए एडवांस इंग्लिश का भी मैं कंप्लीट कोर्स आपके इसी चैनल इंग्लिश लवर्स पर मैं करवाऊंगा। तो आप सभी सपोर्ट कीजिए मुझे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम पूरा 30 दिन का स्पोकन इंग्लिश कोर्स एक साथ कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। दोस्तों, वैसे तो हर कोई 0 लेवल से इंग्लिश सीखना चाहता है, बिल्कुल ABCD से, और वही आज हम शुरुआत करने वाले हैं। कई लोगों का सोचना है कि भाई इंग्लिश ग्रामर से हम शुरू करें, लेकिन मेरा यह मानना है पर्सनली कि मान लीजिए अगर आज आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है तो आप क्या उसका इंग्लिश ग्रामर सीखोगे या सबसे पहले आप डेली यूज की बेसिक वोकैबुलरी सीखना चाहोगे जिससे एटलीस्ट आप बातचीत करना शुरू कर सको। तो आज पहले दिन हम ये सीखेंगे कि पहली बार जब आप किसी से इंग्लिश में मिलते हैं तो किसी के लिए भी सबसे बेसिक बातचीत करने के लिए कौन से शब्द आपको जरूरी हैं सीखने, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके लिए आपको ग्रामर सीखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले है सैल्यूटेशन यानी कि अभिवादन। तो जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं, हाय, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ये तो होता ही है ना। जैसे मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया तो मैंने भी आप सबसे पहले क्या बोला, नमस्कार दोस्तों। तो हर भाषा का अपना एक अलग अलग ग्रीट करने का, अभिवादन करने का तरीका होता है। तो ये सब वो तरीके हैं। जैसे हिंदी में हमने कहा नमस्कार, इंग्लिश में अगर आप हाय कहें, हेलो कहें, हे कहें या हाउडी कहें, ये जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कि हम यूएस की बात करते हैं तो वहां पर ज्यादातर लोग कहते हैं हाउडी। इसका मतलब है कि हाय, हेलो, कैसे हो, राम राम हमारी हाउडी से चलती है अमेरिका वालों के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं, यानी उनसे आप पहली बार मिलते हैं जिनसे आपकी जान पहचान है, इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश। इसको हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल इंग्लिश। तो इस इंग्लिश में हम हाय, हेलो, हे, हाउडी ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस में जाते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या काम की जगह पे जाते हैं, एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं, वहां आप किसी से पहली बार मिलेंगे तो सुप्रभात यानी सुबह मिल रहे हैं आप, दोपहर को 12 बजे से पहले आप उन्हें कहिए गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग आप सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई महिला है तो आप उनके लिए कह सकते हैं मैम। उसके बाद अगर दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक अगर आप किसी से मिलें, आप उनको कहेंगे शुभ दिन यानी कि गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, नून होता है दोपहर 12 बजे, तो उसके बाद का जो समय है 4 बजे तक का आप आराम से कहिए शुभ दिन। हिंदी में, इंग्लिश में आप कहेंगे गुड आफ्टरनून। और मान लीजिए कोई मीटिंग आपकी शाम तक लंबी खींच जाती है तो रात को 12 बजे से पहले कभी भी आप किसी से मिलें ऑफिस के लिए, कोई अर्जेंट मीटिंग हो उसके लिए, तो आप हमेशा इस्तेमाल कीजिए गुड इवनिंग का। लेकिन दोस्तों, गुड नाइट हम सिर्फ तभी कहते हैं जब शाम के बाद हम उस इंसान को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, यानी कि हम विदा ले रहे हैं, सिर्फ तभी आपको जाते समय कहना है गुड नाइट। और अगर आप दिन में किसी से विदा ले रहे हैं, यानी कि सुबह एक बार मिलने के बाद आप कहते हो कि ठीक है भाई चलते हैं, इसको इंग्लिश में आप कहेंगे हैव अ गुड डे। तो गुड नाइट शाम को बिछड़ते वक्त, विदा लेते वक्त, और दिन के समय आप किसी से भी कह सकते हैं हैव अ गुड डे या हैव अ गुड टाइम। लास्ट में रात को अगर आपको कहना हो अच्छे से नींद लें, यानी अगर आप अपने दोस्तों से अलग हो रहे हैं तब आपको गुड नाइट कहने की जरूरत नहीं है, है ना। दोस्तों को, रिश्तेदारों को या कोई बहुत खास हो उसको आप क्या कहेंगे, स्वीट ड्रीम्स, कि आप अच्छे से नींद लें,
स्लीप टाइट, या आप कह सकते हैं स्लीप वेल। तो ये सभी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं पहली बार। अब आती हैं कुछ शिष्टाचार की बातें कि इनका इस्तेमाल तो इंग्लिश में आपको करना ही चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो। जैसे अगर आप किसी को धन्यवाद करना चाहते हैं, हमेशा आप इस्तेमाल कर सकते हैं थैंक्स का या थैंक यू का। दोस्तों फिर से मैं कहूंगा, अगर आप ऑफिस की बात करते हैं या आप स्कूल या कॉलेज की बात करते हैं जहां आपके दोस्त नहीं हैं, वहां आप उन्हें कहिए थैंक यू। तो ये हमारी कौन सी इंग्लिश है? ये हमारी फॉर्मल इंग्लिश है। लेकिन दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिसके साथ आप थोड़े क्लोज हो, उसके साथ आप आराम से कह देते हैं थैंक्स। थैंक्स तो छोटा शब्द है जो आपके करीबी हैं उनके लिए, और थैंक यू जो थोड़े से दूर हैं आपसे, ठीक है ना, फॉर्मल रिश्ता है। फिर है कृपया। दोस्तों इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, अगर आपको अपने इमोशंस सामने वाले को पहुंचाने हैं तो इन शब्दों का यूज करना बेहद जरूरी है। तो अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है, आप उसको कहेंगे प्लीज या काइंडली। अब मान लीजिए आपने किसी की मदद की, किसी ने आपको इंग्लिश में कह दिया थैंक यू, तो आप उसका रिप्लाई करेंगे कि आपका स्वागत है, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। अगर इंग्लिश में आपको किसी का ध्यान अपनी तरफ ले जाना है, आपको किसी को टोकना है, तो आप कह सकते हैं सॉरी, पार्डन या एक्सक्यूज मी। तो आपसे कोई गलती हो जाती है या आप किसी को टोकते हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आप उनको कह सकते हैं सॉरी, पार्डन या एक्सक्यूज मी। फिर अगर आप कंप्लीट सिर्फ अपनी गलती के लिए माफी किसी से मांगते हैं, तो आप इस्तेमाल कीजिएगा मैं आपसे माफी मांगता हूं, आई बेग योर पार्डन। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज और है, इसके अलावा अगर किसी ने आपसे कुछ कहा लेकिन आपको समझ नहीं आया या आप अच्छे से उसे सुन नहीं पाए, उस केस में आप चाहे तो इसका इस्तेमाल करें कि पार्डन, सॉरी, एक्सक्यूज मी, या आप ये भी कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन। और इसके लिए इंग्लिश में एक और शब्द है कम अगेन। कम अगेन का मतलब होता है कि एक बार दोबारा से करिए, यानी कि कहिए जो आपने कहा था मैंने नहीं सुना। समझ आ गया? बड़ी आसान सी चीजें हैं, अप्लाई करके देखो, पहले दिन से आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, मुझसे गलती हुई, माय मिस्टेक या माय बैड। हालांकि इसका इस्तेमाल यूएस में बहुत ज्यादा किया जाता है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। माय मिस्टेक कोई नहीं कहता, सब ये कहते हैं यार मैं खेद जता रहा हूं, मेरी गलती हो गई, माय बैड। फिर अगर आपको कहना हो कि कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, आप कहिएगा नो वरीज, कोई बात नहीं। मेंशन नोट, तो आप मेंशन नोट का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब आपको कोई धन्यवाद बोलता है कि थैंक यू या थैंक्स, आप कहेंगे मेंशन नोट कि इसका जिक्र ना करें, ये तो मुझे करना ही था आपके लिए। फिर है जल्द मिलते हैं, आप कह सकते हैं सी यू सून, ठीक है। या आपको कहना हो कि ओके मिलते हैं भाई बाद में, तो बाद में मिलते हैं, कैच यू लेटर। दोस्तों ये जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं ना, हर चीज अगर आप बार बार प्रैक्टिस करके देखोगे तो आप खुद देखोगे कि अचानक से आपको सेंस आनी स्टार्ट हो गई है इंग्लिश लैंग्वेज की, और आपका इंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा पड़ेगा अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो। और अगर आप किसी दोस्त से या नॉर्मल बाय बाय बोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं गुड बाय या बाय बाय। तो ये किसके लिए है? ये दोस्तों के लिए है, तो ये इनफॉर्मल इंग्लिश हो गई। अब आपको किसी को कहना हो भाई आपका दिन शुभ रहे, आप कह सकते हैं हैव अ गुड डे, या आपका समय शुभ रहे, ठीक है, हैव अ ग्रेट टाइम। ये कभी भी यूज कर सकते हो, 24 आवर्स आप इसका यूज कर सकते हो कि हैव अ ग्रेट टाइम। हैव अ गुड डे का इस्तेमाल तो आप सिर्फ दिन में ही बोल सकते हो। फिर अगर कोई जर्नी पर यानी कोई यात्रा पर जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, आप उन्हें कह सकते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, हैव अ सेफ जर्नी। और दोस्तों जर्नी की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो फ्लाइट का, अगर कोई हवाई जहाज में जा रहा है बाई एयर, तो आप कह सकते हैं हैव अ सेफ फ्लाइट। तो बड़ा अच्छा लगता है सामने वाले को कि भाई इसे मेरी कितनी फिक्र है, असलियत चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। आपके समय के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो अगर किसी ने आपको अपना कीमती समय दिया, दोस्तों इस पूरी दुनिया में पैसे से भी ज्यादा, आप कहोगे सर पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कोई आपके लिए अपना कीमती समय निकाल रहा है ना, वो आपका सच्चा दोस्त है, सच्चा हितैषी है। तो आप धन्यवाद अगर करेंगे तो अच्छा लगेगा किसी को भी कि थैंक्स फॉर योर टाइम।
फिर है आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो किसी से आप मिलते हैं पहली बार, आपको बड़ी अच्छी वाइब आ रही है सामने वाले से, तो आप उससे ये बात जरूर कहिएगा कि भाई सच में आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश में आप कह सकते हैं प्लीज टू मीट यू, या आप कह सकते हैं नाइस मीटिंग यू, या आप कह सकते हैं ग्लैड टू मीट यू, या आप कह सकते हैं इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। तो ये जो 4 तरीके मैंने बताए हैं ये मोस्ट इफेक्टिव और सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं इन चीजों को कहने के लिए कि भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा। और किसी ने कोई ऐसी बात की है जो आपको सुनकर बड़ी खुशी हुई, तो आप कह सकते हैं सुनकर बहुत अच्छा लगा, ग्लैड टू हियर दैट। अब वक्त आ गया है अपने दिमाग को थोड़ा सा कष्ट देने का, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जरूर इन डेली यूज सेंटेंसेस की इंग्लिश जरूर सुनी होगी, और आपको अचानक से महसूस होगा जैसे ही मैं इनकी इंग्लिश लिखूंगा कि अरे ये तो हमने बहुत बार सुना है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको याद आ रहा है तो मेरे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, नहीं तो जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा आपको इनको बोलना है मेरे साथ साथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई, बोलते हैं ना तेरी हिम्मत कैसे हुई, इंग्लिश में हम उसको कहेंगे हाउ डेयर यू। कैसे बोलेंगे, हाउ डेयर यू। हालांकि मैं आप लोगों की आवाज तो देखो नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आप में से सच्चे दिल से कुछ अपने लिए करना चाहता है, आपने हजारों कोशिशें की, आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए, आज यहां मेरे साथ आप शुरुआत अगर कर रहे हैं तो रिपीट जरूर कीजिएगा, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए दोस्तों। फिर है मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो, उसकी इंग्लिश होती है लेट गो ऑफ माई हैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हालांकि तो सारे सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलने वाले भी अच्छे से नहीं बोल पाते, तो मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेली यूज के सेंटेंसेस दे रहा हूं। फिर कहते हैं मेरे लिए रुको, आप कहेंगे वेट फॉर मी। क्या कहेंगे, वेट फॉर मी। फिर कहते हैं अब बहुत हो गया, ठीक है भाई इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, या आप कह सकते हैं बहुत हो गया अब। इसके लिए आप कहेंगे इट्स इनफ नाउ, ठीक है कि अब बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं। क्या बकवास है, क्या बकवास है, इसके लिए आप यूज करेंगे व्हाट रबिश इज दिस, व्हाट रबिश इज दिस। नेक्स्ट है धीरे बोलो। तो कई बार होता है ना तेज के लिए फास्ट, धीरे के लिए स्लो, लेकिन बिल्कुल गलत है। धीरे बोलने का मतलब है स्पीक, फिर आएगा सॉफ्टली, क्योंकि दोस्तों आप टोन की बात कर रहे हैं, आप कोई भगा नहीं रहे हैं किसी चीज को थोड़ा सा तेज बोल के, कुछ भाग नहीं रहा है, समझ आ रहा है। या तो एकदम से तेज बोल रहे हैं, या एकदम से आप धीरे यानी कि सॉफ्ट बिल्कुल प्यार से बोल रहे हैं, समझ में आया। फिर है दिल पर मत लेना, इसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं नो हार्ड फीलिंग्स, नो हार्ड फीलिंग्स, ठीक है भाई दिल पर जो चीजें महसूस हो जाएं ऐसा कुछ नो यानी कि नहीं होना चाहिए। फिर है लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, इसके लिए इंग्लिश में है बट वाई। फिर है दोबारा बोलना, या तो आपने सुना नहीं, या आप किसी को चुनौती दे रहे हैं कि बोल के दिखा दोबारा, तो आप क्या कह रहे हैं कम अगेन। फिर है मैं नहीं करूंगा, तो कोई गलती हो जाती है, आप कहना चाहते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, आपको कहना चाहिए आई विल नॉट डू इट। तो दोस्तों ये जो आपका विल नॉट है, इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हो वॉन्ट, यानी कि बोलने के समय विल नॉट को हमेशा आज से क्या बोलेंगे आप, वॉन्ट, कि मैं ये नहीं करूंगा, आई वॉन्ट डू इट। मेरी मां भी चंगी, मेरा बाप भी चंगा, मेरे दोस्त भी चंगे, रिश्तेदार, तो ये गाना आपने सुना होगा। तो रिश्तेदार जो होते हैं, जो भी रिलेशंस हम इस धरती के ऊपर लेकर चलते हैं, उनके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार, तो ज्यादातर लोग इसको रिलेटिव करते हैं, नॉर्मली हम भी बोलते वक्त यही गलतियां करते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपको कहना हो कि ये मेरा रिलेटिव है, आप आज के बाद कहेंगे ये मेरा रिलेटिव है, ठीक है। तो रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव्स, ओके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि हमारे पापा, हमारे बाबूजी, हमारे बाप या पिताजी, मतलब जो भी आप टर्मिनोलॉजी हिंदी में यूज करते हैं वो आपके ऊपर है। इंग्लिश में हम कहेंगे फादर। और दोस्तों ये मैं कहना चाहूंगा, जहां भी आप ये आखिर में आर देख रहे हैं, जो आर है ना वो क्या है, साइलेंट है, यानी कि आप उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, फादर नहीं बोलेंगे, इट इज ओनली फादर। ये क्या है, फादर।
मदर मम्मी, माता मां, ठीक है, भाई ब्रदर ब्रदर, बहन सिस्टर, पति हस्बैंड, पत्नी वाइफ। कई लोग क्या करते हैं आजकल, आप कहने लग गए हैं वाइफी। क्या है ये वाइफी? ऐसे तो आप प्यार में चाहे हस्बैंड को है हैंडपंप बोलो या कुछ भी बोलने लग जाओ ना, लेकिन जो सही शब्द है भाई वो तो ये वाइफ ही है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज बंद करो ये चीजें बिगाड़ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। कल को पता नहीं क्या लिख दोगे। बेटा यानी कि सन, बेटी यानी कि डॉटर, तो ये भी आर क्या है, साइलेंट है। फिर आते हैं हमारे परिवार वाले यानी कि चाचा, वो हमेशा अंकल होंगे। चाची वो आपकी आंट होती हैं। भतीजा नेफ्यू, यानी आप अगर किसी के चाचा हो और आपके भाई का बच्चा है, आपके लिए वो हमेशा क्या होगा, नेफ्यू। लेकिन अगर भतीजी है, लड़की है, उसको आप कहेंगे नीस। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो कि हर दूसरा इंग्लिश सीखने वाला ये गलती करता ही करता है। तो अगर आपका मामा का लड़का है, बुआ का लड़का है, मौसी का लड़का है, आप उसको क्या कहते हो, भाई वो मेरा क्या है, कजन ब्रदर है। अगर लड़की आप कहते हो वो मेरी कजन सिस्टर है। ये बिल्कुल गलत है, कभी नहीं होता। चाहे वो चचेरा हो, ममेरा हो, भाई बहन में से कुछ भी हो, हमेशा आप उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, कजन। और अब भाई बहन की जब आप बात करते हो तो मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपके कितने भाई बहन हैं, तो इन दोनों के लिए एक टर्म यूज होती है, वो है दोस्तों सिबलिंग्स। क्या टर्म यूज होती है, सिबलिंग्स। और अगर मम्मी पापा दोनों की एक साथ बात करें तो वो हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पेरेंट्स। तो मम्मी पापा को एक साथ क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। इसी तरह अगर आपके 2 या 3 भाई बहन हैं, आप उनको क्या कहो कि मेरे 3 भाई बहन हैं, आई हैव 3 सिबलिंग्स। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना और प्रैक्टिस जरूर करना। फिर है सिस्टर इन लॉ। तो अगर आपकी ननद है कोई, या साली है, जेठानी है, देवरानी है, इंग्लिश में सभी क्या कहलाते हैं, सिस्टर इन लॉ। और अगर आपका देवर है, जेठ है, बहनोई है, साला है, वो आपका क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ। यानी कि आप पैदा नहीं हुए ये रिश्ता लेकर, आप जब किसी बंधन में बंधे हैं, जब आपकी शादी हुई है, तो कानून के अनुसार वो आपके क्या बने हैं, ये रिश्तेदार बने हैं। और दोस्तों ये टर्म है, मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ का अगर तलाक हो जाता है और उनका कोई बच्चा है, तो उन दोनों में से अगर कोई शादी कर लेता है, तो अगर आपका सोतेला बाप है तो आप उसको कहेंगे स्टेप फादर, और अगर आपकी सोतेली मां है आप उसको कहेंगे स्टेप मदर। और अगर आपका सोतेला बेटा है, आपने किसी मैरिड बंदे से शादी कर ली जिसका ऑलरेडी बेटा है, वो आपके लिए होगा स्टेप सन। और अगर उनकी बेटी है वो आपके लिए होगी स्टेप डॉटर। ओके, तो ये थे हमारे रिश्ते जो आपको जरूर याद होने चाहिए जब भी आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं। अब बारी आती है समय की, जो कि बहुत जरूरी है और कीमती भी है। तो जब भी आप किसी से इंग्लिश में समय पूछें, आप उससे सिंपली पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। लेकिन दोस्तों कई बार लोगों ने जैसे हाथ पे रिस्ट वॉच बांध रखी है, इसे हम कहते हैं रिस्ट वॉच, ठीक है। तो किसी ने हाथ पे घड़ी बांध रखी है और आपको समय पूछना है। नॉर्मली क्या होता है, लोगों के पास अपने अपने मोबाइल हैं आज सभी के पास, तो समय पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आप किसी से पूछते हैं तो पता होना चाहिए इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। तो ऐसे पूछ सकते हैं, या आप इसके साथ यहां पर यह भी ऐड कर सकते हैं बाय योर वॉच, ठीक है, कि भाई आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है। तो आप इसका जवाब भी ऐसे ही देंगे, इट इज डैश। तो हमेशा आंसर आपका क्या रहेगा, टाइम बताने के लिए इट इज। तो जो भी टाइम आपको बताना हो आप इट इज से बताएंगे हमेशा। और किसी ने ये पूछा है आपकी घड़ी से क्या टाइम हुआ है, वो टाइम इज इट बाय योर वॉच, आप कहेंगे इट इज दिस बाय माय वॉच, बाय माय वॉच। समझ आ गया। तो ये तो हो गया बिल्कुल नॉर्मल इंट्रोडक्शन समय के बारे में। लेकिन इन डिटेल आपको टाइम कैसे कैसे बताना है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो 15 मिनट, तो 15 मिनट को इंग्लिश में हम कहते हैं क्वार्टर। तो दोस्तों ये जो कंप्लीट चीज होती है इसको बोला जाता है फुल। अगर कोई चीज हाफ होती है उसको कहते हैं हाफ। और अगर यहां से भी इसके 2 हिस्से कर दिए जाएं तो जो चौथाई भाग होता है उसको बोला जाता है क्वार्टर।
ठीक है, आप इसको वो मत समझ लेना पीने वाला जो क्वार्टर होता है वो भी कईयों को पता होता है, आधा जो होता है ना आधी बोतल उसको कहते हैं हाफ, और फुल बोतल तो सबको पता ही है ना। तो क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा। तो 15 मिनट कैसे चौथा हिस्सा बना, 60 मिनट जो है उसका एक पूरा घंटा होता है। तो इसको अगर हम चौथे हिस्से में बांटते हैं तो ये बनता है 15 मिनट्स यानी कि क्वार्टर। 30 मिनट्स को इंग्लिश में हम कहते हैं हाफ, आधा। ठीक है, आधा समय, क्योंकि समय हमेशा घंटे के हिसाब से चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप शाम को 8 बजे की बात करते हैं, 8 PM यानी शाम का समय, आप सिंपली कह सकते हैं 8 o'clock। अब आपने कभी यहां ध्यान दिया है कि ओ क्लॉक क्या होता है, पता है सबको? देखिए दोस्तों, ये जो है ये है ऑफ क्लॉक, इसको लिखा नहीं गया, लेकिन ये जो आपने देखा है अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑफ। तो इसको हम ऑ क्यों बोलेंगे, क्योंकि घड़ी से 8 बजे हैं, इसीलिए 8 o'clock। समझ आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। तो 8:15 हो गए, आपको 15 मिनट के लिए यूज क्या करना है, क्वार्टर। लेकिन दोस्तों पास्ट का मतलब होता है जो गुजर चुका है, तो गुजरा हुआ समय उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट। ठीक है, तो क्वार्टर यानी कि 15 मिनट पास्ट, गुजरे हुए समय हो गया 8। ठीक है, यानी 8:15 कि भाई 8 के बाद 15 मिनट और गुजर चुके हैं। ठीक है, अब 8:20, तो 20 मिनट के लिए हम यूज करेंगे सिंपल 20। ठीक है दोस्तों, ये जो टी होता है ना, टी ये साइलेंट होता है। 90% लोग इंग्लिश में बोलते हैं 20, ये नहीं होता। कभी ध्यान से अंग्रेजों की इंग्लिश सुनना आप, वो हमेशा कहेंगे 20। टी तो साइलेंट है। ठीक है, तो 20 past 8 कि 8 बजे हुए, कितना समय गुजर चुका है, 20 यानी कि 20 मिनट गुजर चुके हैं। फिर आ गया आधा यानी कि 8:30, तो 30 मिनट्स के लिए हमें यूज करना है हाफ। तो आप कहना चाहते हैं हाफ कि आधा समय गुजर चुका है, पास्ट यानी गुजर चुका है 8 बजे हुए। समझ आ रहा है? अब दोस्तों ये है हमारा बॉर्डर लाइन, यानी अब 8:30 बजे के बाद 30 मिनट्स के बाद जैसे ही हम अगले घंटे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, हम किसका यूज करेंगे, अगले घंटे का, जो कि बजने वाला है। और 9 बजे की तरफ अब हम जा रहे हैं, 8:40 का समय है, 20 मिनट बची हुई हैं, क्या होने में, 9 होने में। तो इंग्लिश में हम इस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं टू का, जब भी हम किसी तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मैं मार्केट जा रहा हूं मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू द मार्केट। इसी तरीके से जो 20 मिनट बचे हुए हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, 9 बजने के समय। तो 8:45, 15 मिनट क्वार्टर, तो ये हो जाएगा 8:45। अब अगर 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट भी बचे हैं, हमेशा आप यूज करोगे 10 to 9, 5 to 9, 4 to 9, या 2 मिनट बचे हुए हैं, इट्स 2 to 9। ठीक है, लास्ट फिर अगर आपके 9 बज जाते हैं तो यही की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स 9 o'clock। अब आता है प्रैक्टिस टाइम कि आपने समय को कितना समझा है, आपने क्या अपने समय को कीमती मान के उसको ढंग से समझा या नहीं। अब बताते हैं टाइम टेलिंग इन इंग्लिश, प्रैक्टिस टाइम। तो दोबारा से रिवीजन करते हैं, 15 मिनट को क्वार्टर कहा जाएगा, 30 मिनट्स को हम कहेंगे हाफ। ठीक है, तो मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए। आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। वैसे ये जो पूरी पीपीटी है ये पीडीएफ के रूप में आपको मिलने वाली है मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और ये जो कंप्लीट कोर्स है, इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आपको जो आने वाली क्लासेस हैं उनके लिए कहीं भटकना ना पड़े। ये पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी ताकि पूरे 30 दिन का ये कोर्स आप एक बार में देख सकें बिना इधर उधर भटके। ओके, चलिए अब 4 बजे के लिए, ये एएम तो ये सुबह के 4 बजे हैं, कॉमन सेंस। ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कह सकते हैं इट इज 4 o'clock। इट इज 4 o'clock, 4:15। आप क्या कहेंगे, इट इज 4:15। तो आप अब ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो इट इज तो एक कॉमन हो गया। नेक्स्ट है हमारा 4:25। तो अब आपको पता है कि 25 मिनट हो गए हैं, क्या गुजरे हुए, 4 गुजरे हुए। तो ये बनेगा इट इज 25
past 4, 25 past 4। अब दोस्तों 8:30 नहीं, ये आप मानिएगा 4:30। ये क्लेरिकल मिस्टेक है, तो आप इसको क्या मानेंगे 4:30। तो दोस्तों देखिए हाफ यानी आधा समय गुजर चुका है, तो अब आप क्या कहेंगे, इट इज हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट 4 हो गया। तो अब आधा समय गुजर चुका है, अब हम 5 बजे की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे 1 मिनट ही 4:30 से ऊपर क्यों ना हुआ हो। तो 4:35, 25 मिनट बाकी हैं 5 बजने में, तो आप क्या कहेंगे, इट इज 25 to 5। ये मैंने 2 क्यों लगाया, जब भी आप किसी तरफ बढ़ रहे हैं हमेशा आप टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, आप स्कूल जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आप मार्केट जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट 4:45, 15 मिनट बचे हुए हैं, 15 मिनट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस शब्द का क्वार्टर। तो इट इज 4:45। इसी तरीके से 10 मिनट बचे हैं, चाहे 1 मिनट बचा हो, आप 10 मिनट के लिए क्या लिखेंगे, इट इज 10 to 5। अगर 2 मिनट बचे हैं, इट इज 2 to 5। मिनट आप बोलें ना बोलें कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट है हमारा 5 बज गए हैं, इट इज 5 o'clock। तो इसी के साथ आज डे 1 कंप्लीट होता है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं ये कंप्लीट 30 डेज का कोर्स आप मेरे साथ करेंगे, बने रहेंगे। जल्दी आपके सामने मैं आऊंगा डे 2 की वीडियो लेकर, लेकिन उसके लिए आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली वीडियोस का डे 2 डे 3 का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो डे 2 पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।